ने मुझे समर्थन दिया, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मुझे आपने जिताया। और जब चेयरमैन की बात आई बनाने की, मुझे आदरणीय धूमल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2000 में, और मैं एक वोट से हार गया। मेरे मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक वोट से हार गया। जो मेरी कैपेसिटी थी, जो आपकी कैपेसिटी थी, आपने वोट दिए और मैं जीत के आया। जब चेयरमैन की बारी आई तो मुझे एक वोट से हराया गया। उसके बाद अभी चुनावों में मैं 1995 से लेकर पंचायती राज एक्ट में एक प्रावधान है। वो प्रावधान क्या है? जिस पंचायत की अनुसूचित जाति की आबादी सबसे ज्यादा होगी या 5% से ज्यादा होगी, वो पंचायत या वो वार्ड आरक्षित होगा। 1995 से लेकर वार्ड 12 जिला परिषद कभी आरक्षित नहीं हुआ। जब मैं धूमल जी के पास गया कि सर हमें भी मौका दीजिए, उन्होंने कहा आप चुप रहिए, डीसी साहब से डिस्कस मैटर करिए। जब मैं डीसी साहब से के पास गया, मैंने लड़ाई लड़ी और मैंने कहा कि पिछले 35-40 वर्षों से एक बार भी सीट आरक्षित नहीं हुई, तो इस आरक्षण का क्या फायदा? चुनाव में मैंने कहा आरक्षण में हेरा फेरी हो रही है, मेरी बात सुनी नहीं गई। मैं इसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश कश्यप जी से भी मिला और ऑफिसरों से भी मिला। लास्ट में क्या हुआ कि जो वार्ड जिला परिषद का बारी को काटकर हमारा वार्ड जो द्रोगणपति वार्ड था, हमारी जो पंचायत द्रोगणपति जो पंचायत है, उसके नाम पर जिला परिषद का वार्ड जो है आरक्षित किया गया। आप बताइए, मैं इस पंचायत से संबंध रखता था, मैंने क्या काम किया? मैंने जब आरक्षित हो गया जिला परिषद के लिए, तो मैंने फिर माननीय धूमल साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया और मैंने अपने मंडल अध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया, मैंने अपने पार्टी से रिक्वेस्ट किया कि मैं 40 वर्षों से सेवा करते आ रहा हूँ, कृपा करके मुझे भी टिकट दीजिए जिला परिषद का। भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मुझे मंडल अध्यक्ष श्री वरिंदर ठाकुर ने कहा कि नरेश जी, धूमल साहब से मेरी बात हो गई है और धूमल साहब ने यस कर दी है, आप ऐसा काम करो, पंचायतों में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दो और आप पंचायत में जाइए और वोट मांगिए। भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं 5-10 दिन तक पंचायतों में घूमता रहा और अपने लिए वोट मांगता रहा। 24-25 तारीख को लास्ट दिन में पेपर में निकला कि मेरा टिकट काट दी, मेरी धर्मपत्नी का टिकट काट दिया गया है और बबली देवी को टिकट दिया गया था। बबली देवी पुन्नू देवी की बहू है, वो शॉप में एक दुकान में चूड़ी बेचने का काम करती थी, मेरे भाई है, वो भी मेरी बहू लगी। मैं चुनाव से पहले, लड़ने से पहले मैं अपने भाई के पास गया, पुन्नू राम के पास, कि भाई अगर आपने लड़ना है तो मैं नहीं प्रयास करूंगा, ना मैं पंचायतों में घूमूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप चुनाव लड़ो, मैं आपके साथ हूँ। वो मना करता रहा, लेकिन मेरी पार्टी ने उनको जबरदस्ती और उन्होंने जबरदस्ती खड़ा कर दिया, उनकी बहू को खड़ा कर दिया। और वो दूसरी पंचायत से मेरी पंचायत जिला परिषद की द्रोगणपति कोट, जिससे मैं संबंध रखता था, मुझे फोन है धूमल साहब का कि बेटा आपको दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा, आप चुनाव मत लड़ो। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपका देश मुझे सम्मान्य है, मैं जो आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं आपको NIT में एडजस्ट कर दूंगा। दोस्तों हुआ क्या, अभी 2021 में फरवरी 23 फरवरी को मैंने NIT हमीरपुर में इंटरव्यू दिया। एक एडवोकेट के लिए एडवोकेट रखा जाता है वहाँ पे। वहाँ पर 2008 में 7 में मैंने इंटरव्यू दिया, 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया, 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया। जब 2007-8 में इंटरव्यू दिया था तो 7 एडवोकेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था। उनमें SC अनुसूचित जाति का केवल मात्र मैं था एक,
और मेरी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी, प्रदेश में भी बीजेपी सरकार थी। तो वहां पर किसको लगाया गया? श्री रोहित शर्मा जी को लगाया गया और श्री किशोर शर्मा जी को लगाया गया और श्री दिनेश ठाकुर जी को लगाया गया और दलित को, अनुसूचित जाति को वाले लड़के को नहीं लगाया गया। उसके बाद 2020 में फिर मैंने इंटरव्यू दिया उसी एनआईटी के लिए। उन्होंने 15 साल बाद जो है वो पिछले सारे हटा दिए। मैंने जब मुद्दा उठाया कि तुम विपक्ष में भी इन्हीं आदमियों को लगा रहे हो और पक्ष में भी इन्हीं आदमियों को लगा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? हमारा तो कभी काम हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने उनको हटाया और क्या हुआ, 2020 में फिर 5 एडवोकेट आए और उन्होंने इंटरव्यू दिया। उसमें भी मैं एक ऐसी अनुसूचित जाति से था। मैंने MBA किया था, मैंने MA किया था, मैंने LLB की, मैंने DPM किया। आप बताओ कौन सा ऐसा अनुसूचित जाति के भाई बहन है जिसने 128 इंटरव्यू पास किए? मेरे को बताओ कोई। मैंने रिकॉर्ड फिट किया है और मैं मेरिट में होते हुए मुझे बाहर कर दिया गया। इसलिए जब NIT में हमीरपुर में अभी मुझे मैसेज मिला 2021 में 23 फरवरी को जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे कहा कि ठीक है। मैं धूमल साहब के पास गया, मैं अनुराग ठाकुर जी के पास गया। अनुराग ठाकुर जी को मैंने कहा कि सर आप MP हैं, आप राज्य वित्त मंत्री भारत सरकार हैं, आप मेरे लिए कुछ करें। मैं कितने दिनों से आपके चक्कर काट रहा हूँ, दिल्ली के चक्कर काट रहा हूँ, समीरपुर के चक्कर काट रहा हूँ, हमीरपुर में चक्कर काट रहा हूँ, लेकर आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी ने कहा डायरेक्टर साहब मेरा कहना नहीं मानते हैं। अरे ठाकुर साहब, आप डायरेक्टर को बर्खास्त कर सकते हो, डायरेक्टर को सस्पेंड कर सकते हो और नरेश को वहां अपॉइंटमेंट नहीं करवा सकते हो। उसके बाद मैं कितने चक्कर काटते काटते आज मेरे 40 साल बीत गए। इसके बारे दोस्तों मैं प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने लेटर लिखा, राष्ट्रपति मोदी जी को मैंने लेटर लिखा, प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने रिक्वेस्ट किया, श्री सुरेश कश्यप जी से रिक्वेस्ट किया, राजीव शाह जी से मैं मिला। मतलब मैं लगभग 50 जो बीजेपी के जो बहुत ओहदेदार व्यक्ति थे उनसे मैं मिला और रिटर्न एप्लीकेशन भी और संपर्क किया, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया, मेरा कोई काम नहीं किया। अब बताओ, एक मैं पढ़ा लिखा अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला, जब मेरा ही काम नहीं हुआ तो आप लोगों के काम कैसे होंगे? मुझे बताओ धूमल जी ने इस पंचायत में कितने लोगों को रोजगार दिया? मुझे बताओ अनुराग ठाकुर जी ने इस पंचायत में या इस हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी में कितने लोगों को रोजगार दिया? मैं जानना चाहता हूँ। मैं RTI के लिए भी मैंने अप्लाई किया है, मैं कितना काम इन्होंने किया। ये बोलते हैं कांग्रेस, ये बोलते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, कुछ नहीं है। मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अरे कांग्रेस ने तो देश आजाद कराया है, तुमने क्या किया? ये बोलते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, वो बड़ा काम हो गया। अरे सर्जिकल स्ट्राइक तो वो था जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को चूर कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया, वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। आज लोग तड़प रहे हैं, आज लोग मर रहे हैं। और जब मैंने बतौर एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा और मैं जीत के आया, लगभग 100-200 एडवोकेट ने मुझे एक अपना प्रधान बनाया। 2019 और 20 में मैंने काम किया, मैंने वकीलों की समस्या सुलझाई, उनके समाधान के लिए मैंने एक लेटर लिखा कि वकीलों के लिए कोई सरकारी रोजी रोटी नहीं होती है या सरकारी कोई सहायता नहीं मिलती है, इन वकीलों के लिए पेंशन की सुविधा होना चाहिए। और मैंने लेटर किसको लिखा? माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा, मैंने माननीय राष्ट्रपति मोदी जी को लेटर लिखा, मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, मैंने अनुराग ठाकुर जी को भी लेटर लिखा कि इन वकीलों के लिए पेंशन का स्कीम जो है लागू की जाए। उसके बाद मैंने जो है अभी कोरोना कोविड-19 की वजह से
वकील, कई ऐसे एडवोकेट थे उनको काफ़ी समस्या आ रही थी। मैंने बार काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनका कोरोना की वजह से उनका देहांत हो गया, और मैंने उनको लेटर लिखा और मैंने कहा शर्मा जी मेरे वकील यहाँ भूखे मर रहे हैं, कोर्ट कचहरी बंद हो गई है और कुछ उनके लिए कुछ करें। उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने कहा नरेश जी आप एक लिस्ट बनाइए और अपने वकीलों की लिस्ट बनाइए और हमें मैसेज करिए और हमें भेजें। मैंने 50-60 एडवोकेट की लिस्ट बनाई जो नीडी एडवोकेट थे, और उनको 5-5 हज़ार रुपये जो है मैंने बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश से दिलवाया। और जब मैं प्रधान था 2019 और 20 में वकीलों का प्रधान था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को निमंत्रण किया। आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार को भी मैंने निमंत्रण किया। मैंने लोकल एमएलए साहब श्री नरेंद्र ठाकुर को भी मैंने निमंत्रण किया कि आप आए और आपको मैं आमंत्रित करता हूं और मेरे कोर्ट की जो समस्या हैं, मेरे वकीलों की जो समस्या हैं उनको सुलझाएं। और उस टाइम हमीर उत्सव था। ड्यूरिंग हमीर उत्सव के दौरान आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अनुराग जी और आदरणीय नरेंद्र जी, बलदेव शर्मा जी सभी आए वहाँ पर और मैंने समस्या रखी। मैंने कहा जी इस कोर्ट के लिए वकीलों की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय स्थिति है और इन वकीलों के लिए ना तो लाइब्रेरी है, ना तो कोई इस तरह का हम भेड़ बकरी की तरह बैठते हैं, ना तो कोई ऐसा प्रबंध है, तो काइंडली इसके लिए हेल्प की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 5 लाख रुपए अनाउंस किया कि नरेश जी 5 लाख रुपए मैं आज अनाउंस करता हूं और आपको 2 महीने बाद आपका पैसा आ जाएगा। भाइयों बहनों नौजवान साथियों, आज 2 साल हो गए, आज 5 लाख तो क्या 5 रुपए भी नहीं आए सरकार की तरफ से। आप बताइए, मैं वकीलों का प्रधान होते हुए भी मेरा रुतबा क्या कम था? जिन वकीलों ने 200-300 वकीलों ने मुझे प्रधान चुना, उनकी मैं लड़ाई लड़ता रहा, मैंने क्या करना? आप बताइए, आप बताओ, इस पार्टी में रहकर मुझे क्या मिला? मैंने तो इनको करोड़पति बना दिया, इन्होंने मुझे रोडपति बना दिया। ये कैसी सरकार है? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता हूं। आज कोविड की वजह से ये कार्यक्रम छोटा है। आज मैंने कल से और पिछले हफ्ते से मैंने ये मन तय कर लिया था और 15/6/2021 को मैंने जो है अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और उसका आज विधिवत रूप से मैं आपके पब्लिक के सामने अनाउंस कर रहा हूं। मैं आज अपने सभी पदों से, पन्ना प्रमुख से, जो मेरा पन्ना प्रमुख है और जो हमारा ग्राम केंद्र पालक है और जिलाध्यक्ष जो बीजेपी विधि विभाग का है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और एससी मोर्चे का मैं सेक्रेटरी हूं, उन 4 पदों से मैं आज त्याग पत्र देता हूं। और इसके साथ जो है मैं आदरणीय राजेंद्र राणा जी के नेतृत्व में मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, दोस्तों दुख होता है, मुझे दुख है, मैं दुखी होकर पार्टी छोड़ रहा हूं, मैं दुखी होकर पार्टी छोड़ रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा नेता कैसा होना चाहिए, जो हमारे सुख दुख में काम आए। हमारा नेता कैसा होना चाहिए, जो एक फोन पर हमारा काम करे। हमारा नेता कैसा होना चाहिए, हमारा नेता ऐसा नहीं होना चाहिए जो 50-50 चक्कर कटवाए, ऐसा नेता नहीं होना चाहिए। आदरणीय राजेंद्र राणा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप इनको भलीभांति जानते हैं। मेरे पेरेंट्स बीमार थे, पिछले हफ्ते बीमार थे। मुझे फ़ोन आया कि आप मैं चंडीगढ़ में ले जाता हूँ, उनका इलाज करवाता हूँ। आप बताओ, मैं किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाता हूँ। आप बताओ, जो मेरी पार्टी है, जो मेरी पार्टी वाली है, वो मेरी सुनते नहीं है। और जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं वो मेरी बात मुझे पूछ रहे हैं
मेरे सुख दुख में काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसी पार्टी में रहने का कोई मेरा औचित्य नहीं है। उस घर में नहीं रहना चाहिए जिस घर में मान नहीं हो, जिस घर में सम्मान नहीं हो, जिस घर में आदर नहीं हो, उस घर में नहीं रहना चाहिए दोस्तों। और आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये आज मेरा छोटा सा कार्यक्रम है। सेना तैयार की जा रही है, लड़ाई 2022 में होगी और सेना तैयार है। आज उनको पता चलेगा कि जितने मैंने 5-10 हजार अनुसूचित जाति के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाए हैं, उनके मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप हमें साथ में क्यों नहीं ले जा रहे हो। मैंने कहा भाइयों, वेट एंड वॉच। अभी कोविड-19 चलो है, कोविड की वजह से, महामारी की वजह से हम इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए धीरे धीरे हम जो है ये कार्यक्रम चलाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। जो आज श्री रविंद्र राणा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका मैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उनका मैं नाम जो है वो ले रहा हूँ और वो बारी बारी से जो है स्वागत के साथ जो है आते जाएं। सबसे पहले मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, उनका जोरदार तालियों से एक बार स्वागत है। तो सबसे पहले एडवोकेट नरेश जायसवाल जी, जोरदार ताली। दूसरे हैं सूबेदार धर्म सिंह जी, जो हाल ही में सेना से शाम राइफल से रिटायर हुए हैं, वो भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे कर तीसरे हैं श्री दीनानाथ जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। नंबर 4 पर है राजकुमार जी, वो भी जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं तालियों से। नंबर 5 पर हैं सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी ये भी यंग ब्रिगेड के आदमी हैं, ये भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, इनका स्वागत कीजिए। अगले हैं जीत सिंह जी थाना से। आए तो इकट्ठे हो जीत सिंह जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। नंबर है अगले हैं प्रेम प्रकाश जी, ये भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अगले हैं अजय कुमार जी, ये भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इनका भी स्वागत किया जाए। अगले हैं 8 प्रकाश चंद जी,
जो बीच में भटक गए थे किसी के बकावे में आकर के, इनका भी जोरदार ताली स्वागत किया जाए। आगे हैं एडवोकेट पवन कुमार जी, एडवोकेट पवन कुमार जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करो। आगे हैं जो पीडब्ल्यूडी से रिटायर है रवि दत्त जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आगे हैं जगदीश चंद जी, जे खाने ने मैर है भी बिच पटकी है, तू भी थे, इनका भी स्वागत किया जाए। आगे है रतन चंद जी, रतन चंद जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आगे है राजकुमार जी, राजकुमार चेला जी, चेला जी ये भी पट गए थे, अब इनको जादू टोने से हमने तय किया है, इनका भी स्वागत किया जाए जोरदार तालियों से। आगे है ठेकेदार शीला राम जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। एक है जो हमारे बीच में जरूरी काम पर गए हैं यशपाल जी, वो बता कर गए हमें कि हमारा जरूरी काम है। आगे पटकने वाला करने वाले चलो चलो फोटो करना एक मिनट फोटो करना फोटो करा दिया, फोटो बजा सारे ये पीछे जो हुई है हम साहब खैर आ रहा संतोष चल तू भी बाहर पटका ओ मैंने मोबाइल है प्रोग्राम दिखा दे रावण साहब चल कोई बात ये फोटो ले सर देखना ऐसे करो जी, विक्ट्री का निशान ऐसे दो उंगली हो गया। अब अपना अपना स्थान ग्रहण करो। सारे स्वागत बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। अभी मैं आदरणीय विधायक राजेंद्र राणा जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने विचार रखकर हमारा जो है मार्गदर्शन करें। राजेंद्र राणा जी आज के इस बहुत ही सादे समारोह में और इस कार्यक्रम के आकर्षण के केंद्र आज एडवोकेट नरेश जसवाल जी, मैं जहाँ इनका स्वागत करता हूँ वहीं के साथ तमाम जितने 15 लोग इनके साथ आज शामिल हुए हैं 16, मैं उन सब का भी स्वागत करता हूँ और भरोसा भी दिलाता हूँ कि यहाँ जो लोग हमारे साथ हैं उनका तो मान सम्मान होता ही है, जो नहीं है हम उनका भी मान सम्मान करते हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत। साथ में
सुंदर जी, सीताराम जी, पुरुषोत्तम जी, बलवंत जी, वार्ड पंच, एक्स वार्ड पंच और सभी जितने यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। करतार जी पूर्व वार्ड पंच बैठे हैं, सीताराम जी, सबका स्वागत करता हूँ। नाम लेकर तो बड़ा अच्छा लगेगा इसलिए। और दूसरा, मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है कि हम लोगों ने, मैंने और नरेश ने, हमने दोनों ने इकट्ठा काम किया है। और दूसरा, 2012 में जब मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था तो भी ये कंधे के साथ कंधा मिलाकर हमारे साथ चले। और उस समय भी बीजेपी पार्टी ने 6 लोगों को निष्कासित किया था 6 साल के लिए, जिसमें ये भी निष्कासित हुए थे। दूसरा, मैं लंबी बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं, पर इतना जरूर कहूँगा कि नरेश जी आए हैं, इनके साथ और लोग आए हैं और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मैं सबका भी स्वागत करता हूं और इस बात की पब्लिकली घोषणा करता हूं कि जितना मान सम्मान बीजेपी ने किया है उसको मल्टीप्लाई कांग्रेस में करके देख लें कि मल्टीप्लाई होगा, इसमें उसमें से कमी नहीं आएगी, उसमें गुणा होगा। आने वाले समय में जल्दी ही कांग्रेस पार्टी में इनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाएगी, इस बात की भी मैं घोषणा करता हूं। और साथ में इन्होंने 40 साल बीजेपी की सेवा की है। मैं कह रहा हूं इन्होंने 40 साल बीजेपी की है। यहाँ साल 1.5 साल में, 1.5 साल 2 साल में पता लग जाएगी कि 40 साल में और साल 2 साल में कितना फर्क होता है, उसका अंदाजा खुद बयान करेंगे। और आने वाले समय में इनको जो है पूरा मान सम्मान भी दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि इनका अपनी बरादरी में नहीं बल्कि दूसरे लोगों में, दूसरी बरादरियों में इनकी काफी पकड़ है और इसका कांग्रेस पार्टी को लाभ भी मिलेगा। और देखिए, मैं एक सीधी सी बात कर रहा हूँ कि पार्टियों में लोग जुड़ते हैं, किस लिए जुड़ते हैं? ताकि कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान। आपने इनकी दास्तान सुन ली, 40 साल से 1981 से लोगों बीजेपी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, 40 साल लगातार बीजेपी की सेवा करते रहे। और इन्होंने ठीक कहा कि मैंने तो कई लोग करोड़पति बना दिए और मैं खुद कहते उन लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया है। जिस आदमी ने 125 बार 128 बार टेस्ट क्वालिफाई किए हों, उम्मीद किससे होती है? अगर बीजेपी से आदमी जुड़ा, उसको बीजेपी से उम्मीद है, वो कांग्रेस से उम्मीद नहीं करेगा। और जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कांग्रेस से उम्मीद करेगा क्योंकि उसके लिए वो काम करता है। तो 40 साल लगातार ये बीजेपी की सेवा करते रहे और बदले में क्या मिला? और मुझे लगता है फैसला देर से हुआ पर सही फैसला हुआ, सही फैसला हुआ। और मैं इस बात की पब्लिकली घोषणा कर रहा हूँ और बात ये कह रहा हूँ कि देर से फैसला हुआ पर सही फैसला हुआ। इसके नतीजे जो हैं आप सबके सामने, आज मैं सामने बोल रहा हूँ कि 2 साल में इसके नतीजे आपके सामने होंगे कि सही फैसला था कि नहीं। इसलिए फिर से मैं इनका स्वागत करता हूं। और जहां तक आपने बात कही है, मैं यहां से उठने से पहले मैं डिपार्टमेंट से पानी की आपकी बात करता हूं और साथ में जो काम आप बताते रहे मैं उनको करता रहता हूं। पिछली बार भी आए थे, जो घोषणा अपने क्या सीताराम जी, पिछली बार जो आपने कार्यक्रम किया था, नीचे जो पैसे आपको मैंने यहाँ घोषणा करी थी, वो सारे के सारे पैसे आपके 20 कर दिए गए और उनको आपको कामों को कराइए। और जो पानी की समस्या बताई अभी उसका भी निश्चित तौर पर हल होगा। और नरेश जी, आप लोगों की सेवा करें, कांग्रेस पार्टी की सेवा करें और जो काम आप बताएंगे निश्चित तौर पर जो होने वाले काम है निश्चित तौर पर होंगे और आपको चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप टेलीफोन पर कहेंगे क्योंकि ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं और पूरे चुनाव क्षेत्र में, देखिए मुझे इस बात की खुशी होती है कि जब मैंने पिछला चुनाव लड़ा तो भाजपा के कार्यकर्ता जो झारखंड से आए थे, उत्तराखंड से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, जिन जिन घरों में गए लोगों ने उसमें भी कहा कि भाई आप आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर आए हैं, परंतु हमारे घर में 5 वोट हैं। अगर 5 वोट हैं बीजेपी के आदमी, 5 में से 2 या 3 वोट तो राजेंद्र राणा को भी देना पड़ेगा बोले, क्योंकि उन्होंने भी हमारे काम किए हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई मेरे लिए कोई वोटर नहीं है। ये सुजानपुर कंस्टिट्यूएंसी के लोग मेरे लिए वोटर नहीं है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने वोटर की तरह लोगों को ट्रीट किया हो। मैंने अपने परिवार की तरह ही ट्रीट किए हैं लोग।
रिश्तेदारी में भी कोई घटना घट जाती है तो रिश्तेदार नहीं पहुंचते हैं। मैं कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं छोड़ता हूँ कि मैं ना पहुंचूं। सुख में भी हूँ खड़ा, दुख में भी खड़ा हूँ। और सड़क पर चलते हुए कोई मेरी गाड़ी को हाथ दे दे, बच्चा भी दे दे तो भी गाड़ी रुकती है, उसकी किसी बात सुनी जाती है, उसका काम किया जाता है। इसलिए हम सेवा के लिए आए हैं, यहाँ पर हम कोई कुछ कमाने के लिए नहीं आए। और मुझे बड़ी खुशी है कि सुजानपुर के लोग भी मेरे को उसी तरह प्यार करते हैं जैसे एक परिवार के लोग अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ प्यार करते हैं। इसलिए जब तक हमारी जान है तब तक यहाँ के लोगों की डट कर सेवा की जाएगी, क्योंकि जो पिछला भी चुनाव हुआ था, जितना मान सम्मान आप सब ने सुजानपुर की जनता ने मुझे दिया है, मुझे लगता है उसका कर्जा और सारी जिंदगी नहीं चुका सकता हूँ। इसलिए आने वाला समय आपका है। प्रदेश में सरकार आपकी जो बीजेपी की सरकार है वो बिल्कुल पूरी जो है विधायी पार्टी की ओर बढ़ रही है, उसकी विदाई होने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। लोग चाहते हैं कि फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबज हो और प्रदेश में फिर से विकास का जो काम है जो बिल्कुल शून्य पहुंच गया है वो फिर से शुरू हो और निश्चित तौर पर शुरू होगा। आप देखिए कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में जो है वो हमारी सरकार के समय कितने काम हुए। आज आप देखिए कि 4 साल होने वाले इस सरकार को, एक काम बता दो कि सरकार के नाम एक काम हुआ, एक काम नहीं सरकार ने किया, बल्कि उल्टा जो काम हो रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको कामों को रोकने की कोशिश की है, रोके हैं, कोशिश नहीं रोकनी है ताकि वे लोगों से जो है हिसाब किया जाए। परंतु मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, चिंता मत करिए, अभी तो जाने वाले हैं, 1 साल बच गया, 1 साल के बाद सुजानपुर में इतने काम करवा के देंगे कि कम से कम 30 या 35 साल आने वाले जो काम बनते हैं वो एडवांस में 5 साल में करवा के देंगे ताकि लोगों को चिंता करना। इसलिए फिर से मैं एडवोकेट नरेश जी हमारे साथी भी हैं, हमारे भाई भी हैं, मैं इनका दिल की गहराई से स्वागत भी करता हूं और भरोसा भी दिलाता हूं। उन्होंने कहा कि कोविड का समय है, हम ऐसा कोई काम नहीं करना, हम 20-25 लोग यहाँ 20 लोग इकट्ठे हुए हैं, 20-22 लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि पूरा जो है इसका नियमों का पालन भी किया जाए। होने को तो ये कह रहे थे कि अगर प्रभाव भी करना है तो कम से कम 5000 लोग इकट्ठा करते हैं हम लोग, परंतु इस वक्त कोविड का समय हम लोग लोगों को ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोविड के नियमों का ध्यान में रखते हुए आज इन्होंने ज्वाइन किया है। परंतु आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और जैसे ये समय ठीक आएगा हम एक ऐसी सम्मेलन जो है बड़ा सम्मेलन भी करेंगे और उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग भाजपा से तंग आकर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, बहुत सारे। और एक बात आखिर में जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर गरीब के कल्याण के लिए किसी ने सोचा है और गरीब के लिए कल्याण के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं तो कांग्रेस ने बनाई है। आप देखिए कि हमारे 80 भाई, हमारे 80 बिरादरी के लोग जो हैं जिनके पास जो लैंडलेस थे, जमीनें नहीं थी, उनको इंदिरा गांधी ने जमीनें दी ताकि वो अपना घर बना सकें, कुछ 10-10 कनाल जमीन अलॉट करी ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। किया कि नहीं किया? आज आप देख लिए कि गरीब के लिए घर बनाने की बात आती है, ऐसी लोगों के लिए नई नई स्कीम है ताकि वो भी नीचे से उठकर थोड़ा सा समाज में बराबरी पर आए, ताकि बराबरी जो समाज में जो एक फासला है अमीर और गरीब का ये धीरे धीरे कम हो और लोग बराबरी पे आके खड़ा हो, लोगों को सम्मान मिले, लोगों को बराबरी का हक मिले। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये कांग्रेस पार्टी ने दी है कि नहीं दी है? तो इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सब लोग पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़े और आने वाले समय के लिए अपने समाज का, अपने इलाके का कल्याण के काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेश जी आपका फिर से स्वागत है और फिर से आपके पूरे जितने लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं, 2-4 लोग जो है वो इधर उधर हुए भी थे, कोई कारण रहे होंगे, कई बार कई चीजें होती हैं, उनको वो अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, बोलिया सवेरे दा पुलिया संजय कराऊंगा तो सब पुलिया नहीं गिना जाता, सब करदा ही हुंदा, ये हमारे घर के आदमी हैं। ठीक है, तो आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद और मेरे करने की कोई भी सेवा होगी आप लोगों ने मुझे बतानी है, हमेशा आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग अपनी अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हो और आपका सबका आशीर्वाद राजेंद्र राणा के साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।